हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में हम एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगरा। आज के चैप्टर में हम विजयनगर की बात करेंगे। विजयनगर को हम्पी भी बोला जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि विजयनगर को हम्पी भी बोला जाता है, तो हम्पी नाम कहाँ से पड़ा? हम्पी नाम लोकल डेटी, वहां की एक देवी मानी जाती हैं, उनका नाम है पंपा देवी। उनके नाम से ही हम्पी नाम पड़ा। अब हम्पी की डिस्कवरी कैसे हुई? तो 1800 में एक कॉलिन मैकेंजी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, इन्होंने फर्स्ट एक सर्वे मैप बनाया और फिर बाद में स्कॉलर्स को अलग अलग शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस और चीजें मिलती चली गई, जिससे धीरे धीरे हम्पी डिस्कवर यानी कि विजयनगर डिस्कवर हुआ। अब विजयनगर की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। तो विजयनगर के फाउंडर्स जिन्होंने इस एम्पायर को बनाया था, उनका नाम था हरिहरा एंड बुक्का। ये दो ब्रदर्स थे। इन्होंने 1336 में इस एम्पायर को फाउंड किया था। उस टाइम पे इस एरिया में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, अलग अलग धर्मों को मानते थे लोग, वो सब वहां पे रहा करते थे। वो विजयनगर के किंग्स को काफी सारे रूलर्स यानी कि जैसे सुल्तान ऑफ दक्कन, गहपति रूलर्स ऑफ ओडिशा, इन लोगों से उनके उस टाइम पे लड़ाई होती रहती थी। तो युद्ध के लिए घोड़े चाहिए होते थे उस वक्त, और अरबी घोड़े यानी कि अरेबिक हॉर्सेस को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था और वॉर के लिए वो बेस्ट होते थे। अरेबिया से वहां के जो ट्रेडर्स होते थे वो लाया करते थे और यहाँ पे उनका ट्रेड होता था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी जो मानी जाती है, जो ये घोड़ों का व्यापार करते थे, वो थी कुदरई चेतिस। इन्हें हॉर्स मर्चेंट्स नाम से भी जाना जाता था। लेकिन 1498 में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया सीन में। पुर्तगाल यानी कि पोर्चुगीज आ गए यहाँ पे, और उन लोगों ने अपनी जो टेक्निक्स थी उनके पास जो युद्ध लड़ने की, वो युद्ध की टेक्निक्स उन्होंने यहाँ पे सिखाई। अब विजयनगर अगर जाना जाता है तो उनकी जो मार्केट्स थी, वहां पे मसाले यानी कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन यानी कीमती पत्थर, इन सब चीजों की वहां पे ट्रेड हुआ करता था। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हरिहरा एंड बुक्का ये दो ब्रदर्स थे जिन्होंने इस एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, फाउंड किया था। तो वो लोग संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही ये दोनों ब्रदर संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये विजयनगर के रूल करने वाली फर्स्ट डायनेस्टी थी। संगमा डायनेस्टी ने यहाँ पे 1485 तक कंट्रोल किया। उसके बाद सलवा डायनेस्टी आई। सलवा डायनेस्टी ने 1503 तक यहाँ पे रूल किया। उसके बाद तुलवास में सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर माने जाते हैं वो हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने इस एरिया में जब रूल किया तो उन्होंने इस एरिया को बढ़ाया, मतलब और नए नए एरिया को अपने अंडर लिया और एरिया को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट संभाल के भी रखा। उन्होंने तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर को 1512 में एक्वायर कर लिया। फिर ओडिशा के रूलर्स को उन्होंने 1514 में हरा दिया। उसके बाद उन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर को 1520 में डिफीट कर दिया। तो ये एरिया कृष्णदेव राय के अंडर बहुत ज्यादा ग्रो किया। कृष्णदेव राय ने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी बनवाए थे साउथ इंडिया में, और उन्होंने अपनी मदर के नाम पे विजयनगर के पास में एक टाउन था, एक शहर को अपनी मदर के नाम पे भी बनवाया था, जिसका नाम रखा गया था नगलापुरम। अब इसके बाद कृष्णदेव राय की 1529 में डेथ हो गई, और उसके बाद जो उनके बाद जो आए उनके सक्सेसर्स उस एरिया पे कंट्रोल नहीं रख पाए, और दूसरे रूलर्स यानी कि अब फोर्थ डायनेस्टी आ गई, अरविदु। तो मतलब पहले थे संगमा, फिर सलुवास, फिर तुलवास, और अब फाइनली आ गए अरविदु। लेकिन अरविदु भी सिर्फ 17th सेंचुरी तक रहे। यहाँ पे एक युद्ध हुआ जो विजयनगर के रूलर्स यानी कि अरविदु डायनेस्टी के जो रूलर्स लड़ रहे थे, उनके अगेंस्ट बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन सब राज्यों की आर्मीज ने कंबाइन कर लिया था और उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो फिर वो लोग हार गए। अब हमने देखा कि कैसे बीजापुर और इन सब ने मिलके विजयनगर के अगेंस्ट युद्ध किया और उन्होंने उसे हरा दिया, और बाद में उन्होंने उस एरिया को बिल्कुल खराब करके छोड़ दिया।
तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या रिलेशंस जो थे वो सुल्तान और जो रायाज होते थे, जो राजाज होते थे वहां के, उनके बीच में हमेशा ही खराब रहते थे? तो इसका आंसर है नहीं। सुल्तान और रायाज के बीच में हमेशा इतने बुरे रिलेशंस नहीं होते थे। अब नायकास कौन होते हैं? तो नायकास सेना प्रमुख होते हैं, जो उस टाइम पे जो मिलिट्री होती थी उनके चीफ होते थे। ये किले को कंट्रोल किया करते थे, इनके पास आर्मी का सपोर्ट होता था, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और नायकास जो होते थे वो यूजुअली तेलुगु या फिर कन्नड़ बोला करते थे। मोस्टली जो नायकास होते थे वो राजा की अथॉरिटी के अंडर होते थे, लेकिन कभी कभी कुछ नायकास बहुत पावरफुल हो जाया करते थे तो वो राजा के विरुद्ध विद्रोह ही कर दिया करते थे। अब अमरा नायका सिस्टम, एक सिस्टम विजयनगर एम्पायर में क्रिएट किया गया था। ये इक्ता सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत में चलता था उसके ही जैसा ही है। अब अमरा नायका में जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उन्हें एक जगह दी जाती थी जिसको वो ध्यान रखा करते थे उस एरिया का। उस एरिया में वो टैक्स कलेक्ट करते थे। जो किसान, क्राफ्ट्समैन, कारीगर या फिर ट्रेडर्स होते थे उनसे ड्यूज लिया करते थे। प्रॉफिट मिलता था उसमें से वो आर्मीज मेंटेन करते थे, उसमें लगाया करते थे। और कुछ प्रॉफिट वो लोग, रेवेन्यू जो उनको मिलता था उससे वो बड़े बड़े मंदिर भी बनवाया करते थे। और राजा को साल में एक बार उन्हें पर्सनली जाके मिलना होता था और राजा के लिए कोई गिफ्ट भी लेके जाना होता था अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए। कभी कभी राजा जो सेना प्रमुख यानी कि जो ये नायकास होते थे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया करते थे अपनी पावर शो करने के लिए। अब हम डिटेल में विजयनगर की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम विजयनगर के वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो विजयनगर में रिवर तुंगभद्रा बहती है, उनके बैंक्स पे ही विजयनगर लोकेटेड है। तो काफी सारे अलग अलग झरने, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स यहाँ से फ्लो करती हैं। रिजर्वॉयर्स क्रिएट किए गए थे ऐसे जहाँ पे पानी बचा के रखा जाता था जिसे बाद में यूज किया जा सके। टैंक्स बनाए गए थे और सबसे इम्पोर्टेंट टैंक जो माना जाता है कमलापुरम टैंक। इसके अलावा ऐसे नहरें यानी कि कैनाल्स भी बनाई गई थी जिसमें सबसे प्रोमिनेंट मानी जाती है हिरिया कैनाल। अब वहां के किले और सड़कें, फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम अब्दुल रज़ाक की बात करेंगे। अब्दुल रज़ाक एक ट्रैवलर थे जो यहाँ पे आए थे और इन्होंने इस पूरे एरिया के बारे में चीजें लिखी। तो उन्होंने ये बताया कि इस एरिया के जो किले हैं उनमें 7 लाइन यानी वॉल्स हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये ना ही सिर्फ किले के आसपास बनाई गई हैं बल्कि जो एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड्स और फॉरेस्ट है यानी कि जो जंगल और जो किसानों के खेती करने की जमीन है उसके आसपास भी दीवारें बनाई गई हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो बड़ी बड़ी दीवारें बनी हैं ये कोई सीमेंट की नहीं बनी है बल्कि ये पत्थरों की एक दीवार बनी हुई है और इसके अंदर वाले हिस्से में मलबा लगाया गया है। अब्दुल रज़ाक ने सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन की वो ये थी कि इसकी जो दीवारें थी वो एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि जो किसान जमीन यूज करते हैं उसके आसपास भी था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्स के आसपास दीवारें क्यों बनाई गई होंगी? तो इसका आंसर ये कहा जाता है कि कभी कभी जब युद्ध होता था तो लोग किले के अंदर बंद हो जाया करते थे। अब वो बाहर नहीं निकल पाते थे काफी महीनों तक। तो कितनी बार अंदर खाने की शॉर्टेज हो जाया करती थी। तो इसके लिए अगर उनके एग्रीकल्चरल ट्रैक्स के आसपास तो फिर उनको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए ही विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑब्वियसली दीवार बनानी इतने बड़े एरिया में एक्सपेंसिव होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बनवाई। तो अब्दुल रज़ाक ने 3 वॉल्स का जिक्र किया। तो पहली वॉल तो ये हो गई जो एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास। फिर उसके बाद उसके अंदर एक दूसरी वॉल बनाई गई थी जो अर्बन कॉम्प्लेक्स यानी कि जो शहर हैं उनके आसपास बनाई गई। तीसरी दीवार बनाई गई थी रॉयल सेंटर्स यानी कि जो शाही केंद्र थे उनके आसपास, रॉयल सेंटर के आसपास एक और दीवार थी। तो ये 3 दीवारें हो गई। अब जो किले थे वो दीवारों से और सड़कों से बहुत अच्छे से गार्ड होते थे। अब जो अगर हम गेटवेज की बात करें, दरवाजों की बात करें, तो उनका जो बनी हुई नक्काशी है वो हमें इंडो इस्लामिक रेफरेंस देता है। अब बात करते हैं अर्बन कोर की यानी कि शहरी केंद्र की। तो अगर आप इस वाले मैप में देखोगे तो ये वाला पूरा एरिया अर्बन केंद्र माना जाता है, शहरी केंद्र। लेकिन ये माना जाता है कि उन एरियाज में काफी रिच ट्रेडर्स रहा करते होंगे। इस पूरे एरिया का जब सर्वे किया गया है तो इस पूरे एरिया में काफी सारे छोटे छोटे टेम्पल्स मिले हैं, वेल्स मिले हैं। और ये भी बताया गया है कि जो बारिश का पानी होता था उसे एक टैंक में इकट्ठा किया जाता था। तो ऐसे टैंक्स, टेम्पल के अलग टैंक्स हैं और जो
ऑर्डिनरी जो लोग अपने लिए यूज किया करते थे उनके टैंक्स अलग हैं। ऐसे अलग अलग टैंक्स भी वहां पे मिले हैं। अब रॉयल सेंटर, आप मैप में देखो तो ये वाला एरिया रॉयल सेंटर है। तो रॉयल सेंटर में हमें ये बताया गया है कि 60 टेम्पल्स मिले हैं सिर्फ रॉयल सेंटर में ही। तो ये बताया जा सकता है कि राजाओं के लिए को जो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते थे अपनी अथॉरिटी, वो अपने आप को डेटीज, डिवाइनिटीज के साथ, यानी कि जो भगवान के साथ कनेक्ट करके शो करते होंगे। इसके अलावा 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस भी मिले हैं जो आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस। अब एक डिफरेंस जो हमें इन स्ट्रक्चर्स में मिलता है, यानी कि जो मंदिर मिले हैं और इनके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर मिले हैं, तो उन दोनों में ये डिफरेंस बताया जाता है कि जो मंदिर हैं वो बहुत अच्छे मटेरियल के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो उतने बेहतर मटेरियल के नहीं बने हुए हैं। अब हम रॉयल रेजिडेंस, यानी कि जो वहां पे लोग रहा करते थे, उस जगह में 2 एरियाज की बात करेंगे। एक ऑडियंस हॉल, महानवमी डिब्बा। ऑडियंस हॉल की अगर सबसे पहले हम बात करें तो ये थोड़ी ऊंचाई पे है, इसको हम हाई प्लेटफॉर्म पे ये लोकेटेड है। यहाँ पे वुडन पिलर्स मिले हैं स्लॉट्स पे, और इसमें 2nd फ्लोर पे जाती हुई सीढ़ियां भी दिखती हैं, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पिलर्स के ऊपर रेस्टेड है, पिलर्स के सहारे पे खड़ा हुआ है मतलब। दूसरा बात करते हैं महानवमी डिब्बा। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका बेस 11,000 स्क्वायर फीट का है और इसकी हाइट 40 फीट ही है। तो मतलब ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर था। इसमें पूरी कार्विंग हो रखी है। स्ट्रक्चर माना जाता है कि ये जो जिस रिचुअल से ये रिलेटेड है वो है महानवमी, और ये माना जाता है कि जो ये फेस्टिवल होता है दशहरा, उससे रिलेटेड माना जाता है कि ये फेस्टिवल है जो विजयनगर के किंग्स मनाया करते थे काफी धूमधाम से। इस फेस्टिवल को में बहुत अलग अलग सेरेमनीज हुआ करती थी। इस टाइम पे विजयनगर के राजा अपनी पावर शो करते थे, वो इस टाइम पीरियड में अलग अलग सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी, भगवान की पूजा की जाती थी, बलि दी जाती थी, डांसेस परफॉर्म होते थे, रेसलिंग होती थी, और इस वक्त जो उनके नायकाज यानी कि जो सेना प्रमुख होते थे वो सब भी आया करते थे। और जो आखिरी दिन होता था फेस्टिवल का, उस दिन राजा अपनी पूरी आर्मी और नायकाज यानी कि सेना प्रमुख से मिला करते थे। एक ओपन फील्ड में काफी बड़ी ग्रैंड सेरेमनी हुआ करती थी। इसके अलावा अगर हम और बिल्डिंग्स की बात करें तो हमें एक लोटस महल मिलता है जिसका नाम ब्रिटिश ट्रैवलर ने दिया था। लोटस महल का पर्पस ये माना जाता है कि शायद ये काउंसिल चेंबर, यानी कि जहाँ पे राजा अपने मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स के साथ बैठ के डिस्कशन किया करते होंगे, उस पर्पस के लिए ये यूज किया जाता होगा। इसके अलावा हमें एक बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल मंदिर मिला है, हजारिया रामा टेम्पल। ये शायद माना जाता है कि राजा और उनकी फैमिली के लिए ही यूज किया जाता होगा। अब चूजिंग अ कैपिटल, वहां के लोकल लोगों के हिसाब से ये माना जाता है कि शायद ये जो एरिया है, जो ये हिल्स हैं, वो माना जाता है कि एक मंकी किंगडम बाली और सुग्रीव, जिनका रामायण में भी जिक्र हुआ है, उनको शेल्टर इस जगह पे मिला था। दूसरा, कुछ अदर ट्रेडिशंस ये मानते हैं कि पंपा देवी जो वहां की लोकल गॉडेस हैं, मदर गॉडेस या वहां की देवी हैं, उन्होंने इस जगह पे ही तपस्या की थी वीरूपक्षा से, टू मैरी वीरूपक्षा। और वीरूपक्षा भी शिवजी का ही एक रूप माना जाता है, अ फॉर्म ऑफ शिवा। उनसे शादी करने के लिए इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। अब अगर हम मंदिरों की बात करें तो हमने देखा है कि कैसे साउथ इंडिया में और बाकी सारी जगहों पे भी राजा मंदिर बनवाया करते थे और अपने आप को एसोसिएट करने के लिए डिवाइन से अपने आप को ऐसे टाइटल्स दिया करते थे। और राजा जब भी मंदिर जाया करते थे तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन माना जाता था, तो राजा के साथ जो नायकाज यानी कि वहां के सेना प्रमुख, वो भी उनके साथ जाया करते थे। अब बात करते हैं गोपुरम की। तो गोपुरम रॉयल गेटवे, एक तरीके का ये कह सकते हो निशानी है, जो दूर से ही देखने से आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मंदिर है, उसे गोपुरम कहा जाता है। तो द प्रेजेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, आपको पता चल जाए कि जो यहाँ पे टेम्पल है। इसके अलावा हमें मंडप्स और पवेलियंस भी मिले हैं, यानी कि लार्ज कॉरिडोर्स जिनके आसपास पिलर्स हैं। अब हमें 2 और टेम्पल्स मिले हैं, इसमें एक है वीरूपक्षा टेम्पल। वीरूपक्षा टेम्पल जो है ये माना जाता है कि इसका जो मेन एरिया है वो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इस टेम्पल के अंदर एक हॉल है जो कि माना जाता है वैरायटी ऑफ पर्पस से यूज किया जाता होगा, कोई भी ओकेजन में इस जगह को यूज किया जाता होगा। वीरूपक्षा टेम्पल के अलावा एक विठला टेम्पल, ये थोड़ा छोटा टेम्पल है, ये भी हमें मिला है। ये माना जाता है कि ये भगवान विठल, जो कि विष्णु जी का ही अवतार माने जाते हैं, जिनकी महाराष्ट्र में पूजा की जाती है, उनसे रिलेटेड है ये मंदिर। अब प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स, अब हम देखेंगे, ये आप देखो अगर इस वाले मैप में
तो इसमें प्लॉट्स हो रखे हैं, मतलब छोटे से सेक्शंस भी बन रखे हैं और ABCD छोटे छोटे एरिया को उन्होंने सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन डेप्थ एक एक जगह की हिस्टोरियन स्टडी कर पाए। तो द फर्स्ट स्टेप वाज टू डिवाइड इस पूरे एरिया को 25 स्क्वायर्स में, आप देख सकते हो ये स्क्वायर बॉक्सेस बने हैं, 25 स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइड करना और उनको डेजिग्नेट करना अल्फाबेट्स, जैसे इस पे ABCD अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। फिर इस हर स्मॉल स्क्वायर को फर्दर सब डिवाइड करना छोटे बॉक्सेस में और फिर उस बॉक्स को फर्दर डिवाइड करना। इस तरीके से एक एक छोटे छोटे हिस्से की पढ़ाई की जाती है और समझा जाता है ताकि कोई भी एस्पेक्ट मिस ना हो जाए। अब ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स, जिनका आंसर्स ढूंढे जाते हैं। तो बिल्डिंग्स जो आज भी सर्वाइव करती हैं वो हमें ये बताती हैं कि द वे स्पेसेस वर ऑर्गेनाइज्ड, और उन स्पेसेस को, उन जगहों को किस तरीके से यूज किया जाता था, उन जगहों को, उन बिल्डिंग्स को किस तरीके से बनाया जाता था, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था, क्या टेक्निक यूज की जाती थी। और हमें इन सब चीजों से ये भी पता चलता है कि उस वक्त मिलिट्री और युद्ध के लिए क्या टेक्निक्स यूज की जाती थी, और हमें वहां के जो किले किस तरीके से बनाए गए थे, किस तरीके से वहां के दरवाजे बने थे, सड़कें बनी हुई थी, अलग अलग चीजें हमें इन सब चीजों से पता चलती हैं। तभी हम इन सब बातों को इतनी डिटेल में स्टडी करते हैं और फिर बाद में इन्हें पढ़ाया भी जाता है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर 7 विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। मैंने आपको 15 मिनट्स में सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी ही डाल दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।